नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज एक बार फिर हम चर्चा करेंगे विपक्षी एकता की। पटना बैठक के बाद जिस तरीके की खबरें आ रही हैं और वो आगे क्या रोल प्ले करेंगी इस बारे में, क्योंकि आम आदमी पार्टी अब लगभग साफ कर चुकी है कि वो इस विपक्षी एकता दल में शामिल नहीं है। आम आदमी पार्टी के साथ ही साथ कांग्रेस और जो दूसरे दल हैं वामपंथी दल, वो भी एक तरीके से ये साफ कर रहे हैं कि बिना अरविंद केजरीवाल यानी बिना आम आदमी पार्टी के भी विपक्षी एकता संभव है, और अगर अरविंद केजरीवाल इससे अलग होते हैं तो भी ये विपक्षी एकता चलती रहेगी। आप समझने की कोशिश ये करते हैं कि आखिरकार जो विपक्षी एकता है इससे अरविंद केजरीवाल को क्या दिक्कत है। दरअसल जिस दिन पटना में बैठक थी, बैठक के बाद सभी दलों को प्रेस के सामने अपने अपने विचार रखने थे और उन विचारों में अरविंद केजरीवाल को भी शामिल होना था, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने सभी जो वहाँ विपक्ष के लोग थे उनको ये कह दिया था कि वो ये शामिल नहीं होंगे। कई लोगों ने उनको समझाने की कोशिश की कि नहीं, उनको रहना चाहिए, लेकिन इसके बाद भी अरविंद केजरीवाल वहाँ नहीं रुके। उस समय उन्होंने ये बहाना बनाया कि उनको दिल्ली पहुँचने की जल्दी है, लेकिन असल में इस फैसले के पीछे दूसरी वजह थी। अगर अरविंद केजरीवाल को दिल्ली पहुँचने की जल्दी थी तो उनके साथ आम आदमी पार्टी के 3 और लोग गए थे, गौरव चड्ढा, संजय सिंह और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान। तो वो किसी एक को अपने प्रतिनिधि के तौर पे वहाँ पे छोड़ सकते थे और जिसके बाद वो दिल्ली आ सकते थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल मन में कुछ और सोच रहे थे, वो बहाना कुछ और बना रहे थे और करना कुछ और चाह रहे थे। दरअसल मीटिंग की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसको छोड़ने के पीछे की वजह ये बताई जाती है कि अरविंद केजरीवाल चाहते थे कि जो दिल्ली अध्यादेश का मुद्दा है उस पर कांग्रेस अपने जो रुख है उसको स्पष्ट करे। कांग्रेस पहले कह चुकी थी कि हम उस अध्यादेश के खिलाफ हैं, लेकिन ये फैसला हम संसद में अपनी पार्टी की बैठक के बाद करेंगे। ये बात अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को पसंद नहीं आई और इस बात को अरविंद केजरीवाल ने मुद्दा बनाया। दरअसल अरविंद केजरीवाल को दूसरी दिक्कत राहुल गांधी से है और उसके बाद तीसरी दिक्कत नीतीश कुमार से है। अगर इस विपक्षी एकता की बात करें तो इसके पहले अरविंद केजरीवाल तमाम मुख्यमंत्रियों से मिल चुके थे और उन्होंने दिल्ली अध्यादेश के बारे में उनसे एक समर्थन मांगा था। पूरे भारत में लगभग वो टहले। जिस तरीके से नीतीश कुमार विपक्षी एकता की बात कर रहे थे बिना किसी स्वार्थ के, लेकिन अरविंद केजरीवाल जो बात कर रहे थे वो अपने दिल्ली अध्यादेश के स्वार्थ को लेकर कर रहे थे। विपक्षी एकता दल उनके लिए कोई बड़ा मुद्दा नहीं था, क्योंकि विपक्षी एकता से ही राज्यसभा में इस अध्यादेश को गिराया जा सकता है, इसलिए ही वो विपक्षी दलों के पास गए थे। अन्यथा हो सकता है कि अगर आम आदमी पार्टी में खुद की ताकत होती तो वो विपक्षी दलों के पास नहीं जाती। इसकी वजह यह है कि अरविंद केजरीवाल की जो राजनीति है वो जो सामान्य राजनीतिक व्यवस्था है उसके खिलाफ है। वो हर दल को चोर मानते हैं, हर दल के नेता को चोर मानते हैं और उन्होंने अपना नारा दिया था कि वो विकल्प की राजनीति करने के लिए आए हैं। उनकी राजनीति आगे कैसे हुई आज इस मुद्दे पे चर्चा नहीं करेंगे। आज का जो मुद्दा है कि आखिर वजह क्या है, क्या अध्यादेश ही वजह है या दूसरी वजहें भी हैं। अध्यादेश तो एक बहाना था, अरविंद केजरीवाल का मुख्यतः निशाना राहुल गांधी और नीतीश कुमार है। इस विपक्षी दल की जो मीटिंग थी उसमें 2 चीज़ें साफ साफ आ गई जो अंदर खाने हुई, लेकिन उनकी सार्वजनिक घोषणा नहीं हुई। उसमें एक बात ये थी कि नीतीश कुमार के सर पर ये जो विपक्षी एकता का सेहरा है वो बांधा जा रहा है और हर आदमी नीतीश कुमार की तारीफ कर रहा है। हर आदमी का ये मानना है कि नीतीश कुमार ने जो मेहनत की विपक्षी एकता दल को लेके वो सफल हुई और इतने सारे दल एक मंच पे भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए एकजुट हो गए। दूसरी दिक्कत आम आदमी पार्टी की है राहुल गांधी से। दरअसल
राहुल गांधी और कांग्रेस को वो नहीं चाहते कि वो अपनी शक्ति बढ़ाए, अपना जनाधार बढ़ाए। कांग्रेस के खिलाफ भी आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ती रही है। अगर गुजरात देखें, हिमाचल देखें और कर्नाटक देखें तो वहाँ भी आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के खिलाफ ही चुनाव लड़ा है। लिहाजा वो कांग्रेस से भी उतनी ही दूर है जितनी भारतीय जनता पार्टी से। लेकिन मजबूरी है अरविंद केजरीवाल की कि वो दिल्ली अध्यादेश पे साथ चाहते हैं। अब यहाँ बात फंसती है कि वो अपने लिए तो दिल्ली अध्यादेश पे सभी पार्टियों का साथ चाहते हैं, लेकिन खुद वो इन विपक्षी दलों के साथ नहीं है। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट बनाया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसकी दो वजह हैं। सबसे बड़ी वजह यह है कि विपक्ष की जो सबसे बड़ी पार्टी होगी वो कांग्रेस होगी। लिहाजा कांग्रेस ये चाहेगी कि जो भी उसका नेता है वही आगे बढ़े, या जो इस विपक्षी एकता दल का कन्वीनर है या जिसके कंधे पर आगे बंदूक रख के चलाई जाएगी वो उस दौड़ में शामिल हो। केजरीवाल इन दोनों में ही शामिल नहीं है। एक तरफ राहुल गांधी है और दूसरी तरफ नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार को जो शिमला में एक दूसरी बैठक होने जा रही है, वहाँ पे इस पूरे जो गठबंधन है इसका संयोजक नियुक्त किया जा सकता है। राहुल गांधी के बारे में लालू प्रसाद यादव ने उसी मीटिंग में कहा कि वो दूल्हा बने और हम सब बाराती बनेंगे। इसके दो अभिप्राय निकाले गए। लालू यादव जिस टाइप के नेता हैं, जैसे वो हंसी मजाक में ही सीरियस बातें कह जाते हैं, तो उसकी एक वजह ये बताई जा रही है कि राहुल गांधी को चाहते हैं लालू प्रसाद यादव कि वो विपक्षी दलों के अगुवा बने और बाकी विपक्षी दल उनके साथ चलें। दूसरी बात जो सामान्य तौर पे लालू यादव ने कही वो ये थी कि राहुल गांधी शादी करें और वो बाराती बनेंगे। लेकिन ये जो बैठक हुई थी ये शादी और बारात के लिए नहीं हुई थी। लिहाजा ये तर्क ज़्यादा मजबूत है कि लालू यादव ने इशारों में कहा है कि राहुल गांधी इस विपक्षी एकता दल के सूत्रधार बने, आगे बढ़ें और बाकी दल उनके साथ होंगे। लालू यादव की बात इसलिए भी जायज़ है क्योंकि विपक्ष में सबसे बड़ा दल कांग्रेस ही होगी। लिहाजा हर तरीके से उसकी दावेदारी मजबूत बनती है। अब अरविंद केजरीवाल ना तो प्रधानमंत्री पद के कैंडिडेट बन सकते हैं, ना ही इस विपक्षी एकता दल का चेहरा उनके सर पे हो रहा है, और ना ही जो वो दिल्ली अध्यादेश की बात कर रहे थे उस पे उनको कोई बड़ा समर्थन मिल रहा है। इसकी अपनी अपनी वजह हैं, क्योंकि कुछ दल ऐसे हैं जो न कांग्रेस के साथ हैं और न भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। दिल्ली अध्यादेश पे उनका क्या रुख होगा, पूरा मसला वहाँ फंसेगा। जैसे उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जब धारा 370 पे बात हो रही थी, जब कश्मीर में धारा 370 हटाई गई, उस समय आम आदमी पार्टी को लोकतंत्र और संविधान का ख्याल नहीं आया। वो भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ी थी, उसके साथ खड़ी थी। लिहाजा इस मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल का साथ उन्होंने नहीं दिया। अरविंद केजरीवाल का साथ सिर्फ दो पार्टियों ने खुल के दिया, एक ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, और उनके पीछे जो अखिलेश यादव हैं वो आ सकते हैं। कारण क्या है कि दोनों ही पार्टियां, चाहे समाजवादी हो या तृणमूल कांग्रेस हो, वो दोनों नहीं चाहते कि उनके प्रदेशों में कांग्रेस अपना जनाधार बढ़ाए। वो ये बात का एश्योरेंस चाहते हैं कि कांग्रेस यहाँ पे अपने कैंडिडेट, अपनी चुनाव लड़ने की जो स्थिति है उसको साफ करे, वहाँ इन क्षेत्रीय दलों के पीछे आए। आम आदमी पार्टी भी यही सोचती है कि दिल्ली और पंजाब में वो हमारे पीछे खड़े हों, तब हम राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसलिए कांग्रेस फूंक फूंक के कदम रख रही है। वो अभी जो 5 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं उनका इंतज़ार कर रही है। उन चुनाव में कांग्रेस की क्या स्थिति होगी इसको देखते हुए अपनी गोटें खेलेगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल का जो व्यवहार रहा है पटना बैठक के बाद, जिस तरीके से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ने के बाद उनका वक्तव्य जारी हुआ,
और उनके तमाम नेता अलग अलग तरीके से कांग्रेस पे हमला कर रहे हैं, उससे एक बात साफ हो गई है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अब एक बैठक में शामिल नहीं हो सकते। जो शिमला की बैठक होने वाली है वो कांग्रेस उसकी मेज़बान है, कांग्रेस उसकी मेज़बानी करेगी, क्योंकि शिमला में कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस की मेज़बानी में आम आदमी पार्टी इस मीटिंग में शामिल होती है कि नहीं, ये देखने वाली बात है। एक और जो पेंच है वो है ममता बनर्जी को लेके। ममता बनर्जी का कहना है कि कांग्रेस उनके यहाँ वामपंथी दलों के साथ है, लिहाजा उसे भी कांग्रेस के साथ दिक्कत हो रही है। तो एक और संदिग्ध दल है जो शायद शिमला बैठक में शामिल न हो, तृणमूल कांग्रेस। इस तरीके से तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, ये हो सकता है कि शिमला समझौते पे शिमला बैठक में शामिल न हो। आम आदमी पार्टी का 90% मामला क्लियर हो चुका है, लेकिन ममता बनर्जी का मसला ऊहापोह में है। हो सकता है कि ममता बनर्जी के साथ अखिलेश यादव भी वहाँ शामिल न हो। जो शिमला की बैठक होने वाली है वो एक तरीके से ये दिखाएगी कि कौन कौन से दल विपक्षी एकता के पथ पर आगे चलते हैं और कौन कौन से दल बैठक में जो पटना में शामिल हुए वो शिमला में साथ छोड़ देते हैं। ये बात तय है कि विपक्षी एकता की जो दल है, विपक्षी जो एकता की बात है, उसमें कांग्रेस सबसे ज़्यादा सेक्रीफाइस करने को तैयार है। ख़ास तौर से उनके जो नेता हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी का ये मानना है कि वो किसी भी हालत में विपक्षी एकता को मजबूत करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक मंच तैयार करेंगे। इसके लिए वो प्रधानमंत्री पद भी छोड़ सकते हैं, लेकिन वो अगर नहीं प्रधानमंत्री पद के कैंडिडेट होते हैं तो उसके बाद जो दूसरा बड़ा नाम होगा वो नीतीश कुमार का होगा। एक और जो इसके पीछे का तर्क है उसके बारे में भी कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव जो इस पूरी रणनीति के जो रणनीतिकार हैं, जो इसको कहिए कि पीछे से जिस तरीके से वो जो शतरंज की चालों के जो मोहरे हैं उनको फिट करने का काम कर रहे हैं, वो लालू प्रसाद यादव हैं। बीमारी के बाद वो बैठक में शामिल हुए, काफ़ी एनर्जेटिक थे और उन्होंने तमाम मुद्दों पर एकजुटता बनाने का प्रयास किया। ये बात और है कि लालू प्रसाद यादव की बात भी अरविंद केजरीवाल ने नहीं मानी, लेकिन बाकी जो दल थे उन्होंने लालू प्रसाद यादव की सीनियरिटी को, उनके अनुभव को ध्यान में रखते हुए उनकी बातों को माना। लालू प्रसाद यादव का ये सोचना है कि अगर नीतीश कुमार के कंधों पर इस विपक्षी एकता दल का भार होगा तो ऐसे में उनको मुख्यमंत्री की जो कुर्सी है बिहार में वो छोड़नी पड़ सकती है। जब बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी नीतीश कुमार छोड़ेंगे तो स्वाभाविक तौर पे ये कुर्सी राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद यादव के जो बेटे हैं तेजस्वी, उनके पास जाएगी, क्योंकि वो अभी डिप्टी सीएम है। तो इस तरीके से जो विपक्षी एकता दल है, जो विपक्षी एकता मंच है, जो इनकी बैठकें हो रही हैं, उसमें अलग अलग दलों की अपनी अलग अलग स्थितियां भी हैं और वो अपने अपने तरीके से इन चीज़ों को देख रहे हैं। आम आदमी पार्टी को लग रहा है कि यहाँ पे उसके लिए कोई स्पेस नहीं है, लिहाजा उसे इससे बाहर हो जाना चाहिए। ममता बनर्जी को लग रहा है कि कांग्रेस अगर वामपंथी दलों के साथ पश्चिम बंगाल में रहेगी तो उसको नुकसान है, तो इसलिए ये दबाव बना लो ताकि कांग्रेस वामपंथी दलों से अलग हो जाए। लेकिन कांग्रेस और वामपंथी दल एक दूसरे के पक्के सहयोगी हैं, लिहाजा ममता बनर्जी के लिए कांग्रेस वामपंथी दलों को नहीं छोड़ेगी। शरद पवार और जो पार्टियां हैं वो भी इस अवसर की तलाश में हैं कि उनके हाथ क्या लगता है। लेकिन सबसे जो बड़ी दिक्कत आम आदमी पार्टी को थी, उसने लगभग ऐलान कर दिया है कि वो शिमला में शामिल नहीं होगी। बाकी कितने दल शामिल होंगे ये शिमला बैठक में पता चलेगा। इस विपक्षी एकता के बारे में आपको क्या लगता है ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।